हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एसपीपी स्टडी में और साथ ही साथ हमारे इस यूनिक जर्नी एससीओ एरना वॉल्यूम फर्स्ट में, जहाँ की हम आज चैप्टर 8 वर्क एंड एनर्जी का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। मैंने फर्स्ट पार्ट की वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस सेकंड पार्ट में बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। ठीक, जैसे कि मैंने वर्क एंड थ्योरम में लिया था, कुछ उसी प्रकार। सोच रही कोई दो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल ये है और ये पार्टिकल भी है। ठीक, दोनों एक दूसरे से आगे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं विथ इट्स देयर वेलोसिटी। ठीक, सपोज जो पार्टिकल है वो उसका वेलोसिटी जो है v1 है, वो v1 वेलोसिटी से b से दूर जा रहा है, और जो पार्टिकल भी है वो वेलोसिटी v2 से दूर जा रहा है। ठीक, एट इंस्टेंट t1 मतलब t इक्वल टू t1। ठीक है, अब एट इंस्टेंट t इक्वल टू 1 पे जो a और b है वो एक दूसरे से विथ वेलोसिटी v1 एंड v2 एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे जो ए और बी है ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक, चार्ज पार्टिकल्स हैं तो ये दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट चार्ज पार्टिकल होंगे दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ए बी को अट्रैक्ट करेगा और बी ए को अट्रैक्ट करेगा। तो जब बी ए को अट्रैक्ट करेगा, जो ए की स्पीड है वो रिड्यूस जाएगी, मतलब वेलोसिटी रिड्यूस जाएगी। सिमिलरली जब ए बी को अट्रैक्ट करेगा तो बी की वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, सपोज करिए कि एट सेकेंड इंस्टेंट टी इक्वल टू t2 पे जो पार्टिकल हुए हैं एट पोजिशन ए डैश पे है। ठीक, और दूसरे पार्टिकल एट पोजिशन बी डैश पे है। ठीक, अब जो ए डैश का जो पार्टिकल है 8 डैश पे, उसका वेलोसिटी v1 से घट के v1 डैश हो गई है। ठीक, और पार्टिकल बी की वेलोसिटी बी डैश की वेलोसिटी v2 से घट के v2 डैश हो गई है। ठीक, लेकिन अगर आप कुछ देर वेट करें तो आप पाएंगे जो इनका अट्रैक्शन, जो इन दोनों पार्टिकल्स का अट्रैक्शन है उसके कारण जो इन दोनों की आगे जाने की वेलोसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। आगे जाने के बजाय वो एक दूसरे के पास आएंगे, मतलब अट्रैक्शन के कारण वो दूर जाने के बजाय एक दूसरे के पास आएंगे। सपोज करिए एट इंस्टेंट t इक्वल टू t3 जो पार्टिकल है फिर से अपने इनिशियल पोजीशन ए और पोजीशन बी पे आएंगे, और इस समय वो एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे विद देयर उसके पुराना वेलोसिटी v1 और v2 के साथ एक दूसरे की तरफ अटैक मतलब मूव करेंगे। ठीक, तो अगर आप देखें कि जब वो t इक्वल टू 1 पे थे तो एक दूसरे से आगे जा रहे थे विथ वेलोसिटी v1 एंड v2। ठीक, तो अगर t इक्वल टू 1 पे जिनमें काइनेटिक एनर्जी रहा होगा कि अगर k1 रहा होगा तो t इक्वल टू 2 पे जब दोनों अट्रैक्ट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इसका रिड्यूस हुआ होगा, रिड्यूस। तो सोच रहे होता है k2। जब दोनों ऐसे दूर जा रहे हैं लेकिन अट्रैक्शन के कारण कोई वेलोसिटी रिड्यूस हो रहा है। ठीक, तो वेलोसिटी रिड्यूस होगा तो काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होगा। तो जो रिड्यूस सपोज करते हैं जो रिड्यूस काइनेटिक एनर्जी है वो है k2। ठीक है, लेकिन फिर जब हमने कुछ देर वेट किया और पार्टिकल्स फिर से अपने पुराने वाले पोजीशन पे आ गए और वो सेम वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे, मतलब कि जो k2 है वो फिर से इंक्रीज करके हो गया k1। तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा सिस्टम का हो जाएगा k1। अगर हम एट t1 को कॉन्फ़िगरेशन
फर्स्ट कहें, ठीक है, और T2 को कॉन्फ़िगरेशन सेकेंड कहें, तो जब पार्टिकल C1 मतलब कन्फर्मेशन C1 से C2 गया तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो रिड्यूस होगी, ठीक। लेकिन जब वो फिर C2 से वापस जो इंस्टेंट T3 पे सोच रहे T3 को हम बोल रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन थर्ड, ठीक। T3 पे जो C2 फिर से C3 पे पहुंचा तो फिर से काइनेटिक एनर्जी फिर से भी कम हो गई K1। तो अगर आप यहाँ समझना चाहें तो जब वो C1 C2 गया तो उसकी जो K1 है वो रिड्यूस होके K2 में हो गया, और जब फिर C2 C3 गया तो फिर K2 से वो K1 हो गया। मतलब कि जो C2 पे गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो गई, ठीक है। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी थी वो एक्चुअली में लॉस्ट नहीं हुई थी, ठीक है। वो एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई थी, जो कि जब फिर से वो K2 से C2 से C3 पे गया फिर से वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और फिर से काइनेटिक एनर्जी हो गया K1। मतलब कि जब वो पार्टिकल C1 C2 पे गया काइनेटिक एनर्जी K1 थी, K1 से डिग्री K2 में, मतलब कि कुछ काइनेटिक एनर्जी थी वो दूसरे फॉर्म में चेंज हो गई, चेंज इन अदर फॉर्म, ठीक है। लेकिन फिर जब K2 से K1 गया तो फिर से वो चेंज होके काइनेटिक एनर्जी मिल गई, अगेन चेंज बिकम्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये एनर्जी है जो कि स्टोर हो रही है और फिर से काइनेटिक एनर्जी फॉर्म चेंज हो रही है, ये इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब वो एनर्जी जो कि स्टोर होती है, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होके किसी पार्टिकल की एनर्जी जो कि स्टोर्ड फॉर्म में होती है, ठीक। जब तक वो स्टोर्ड फॉर्म में होती है उस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और जब उस एनर्जी का यूज होने लगता है, मतलब कि उस एनर्जी के कारण मोशन होने लगता है, तब हम उस एनर्जी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का रिफ्लेक्शन हो गया। मतलब कि जब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। और जो इन दोनों का सम होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब इन दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब कि एक्चुअली में लॉस ऑफ एनर्जी होता ही नहीं है, सिर्फ वो वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी की बात कर ली, यहाँ पर मैंने वर्क पोटेंशियल की बात कर ली। अब हम कुछ फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ा था कि जो दो पार्टिकल्स थे उन दोनों के बीच में इंटरनल फोर्सेस लगा था। तो हम जो इंटरनल फोर्सेस थे या फिर दूसरे फोर्सेस होते हैं उनका एक टाइप होता है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। वो क्या होता है, कंजर्वेटिव या फिर नॉन कंजर्वेटिव। मतलब कुछ फोर्सेस होते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं और कुछ फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक यही है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो इसको बताने के लिए उससे पहले आपको एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल की बेसिस पे आपको ये समझाऊंगा कि हम कब किसी फोर्स को कंजर्वेटिव कहेंगे, कब कौन सा फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम दो एग्जांपल लेंगे। सबसे पहला एग्जांपल है, सपोज करिए कि एक सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक, जिसका मास m है। तो उस पर ग्रेविटी का नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg, ऊपर की तरफ नेचुरल नॉर्मल फोर्स n, ठीक। अब अगर इस ब्लॉक को हम वेलोसिटी v से यल लेंथ तक मूव कराते हैं और उसे इस पोजीशन तक ले आते हैं, मतलब कि ये दोनों के बीच का लेंथ जो है वो है यल। तो जो ये ब्लॉक है उसने यल लेंथ
ब्लॉक पे हमने फोर्स लगाया, फोर्स से वेलोसिटी प्रोड्यूस हुई और उसको हमने ईयर लेंथ तक डिस्प्लेस किया। जब ये पार्टिकल ईयर लेंथ पहुँचेगा तो फिर यहाँ पे भी इस ब्लॉक को जो नीचे की तरफ एम जी यहाँ लगेगा, नॉर्मल ऊपर तरफ लगेगा। ठीक, तो जब हम इस ब्लॉक को विथ वेलोसिटी भी लेफ़्ट से राइट तरफ ले जाएंगे तो जो फोर्स फ्रिक्शन होगा वो उसके अपोजिट लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक, हमने इसको लेफ़्ट से राइट ले गए, फिर डिस्टेंस यल पे हमने लेफ़्ट से राइट ले गए और फिर यहाँ से वापस इसको राइट से फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन लेफ़्ट पे लेकर आ गए। ठीक है, मतलब फिर से इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ वी होगा, जब इसको इधर ले जाएंगे तो इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ वी होगी, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में एफ होगा। अगर हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना चाहें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू म्यू एन। ठीक, अगर यहाँ पे देखें तो एन इक्वल टू एम जी होगा, एन इक्वल टू एम जी है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ इक्वल टू हो जाता है म्यू एम जी। ठीक है, तो अगर हम वर्क डन की बात करें लेफ्ट से राइट जाने में, वर्क डन ड्यूरिंग लेफ्ट टू राइट हो जाएगा फोर्स म्यू एम जी। ठीक, लेंथ डिस्प्लेसमेंट टी एल, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस साइन, माइनस म्यू एम जी एल। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे इन दोनों के बीच एंगल होगा वो cos 180 डिग्री होगा और cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, इसलिए यहाँ पे -1 हो गया। ठीक है, अब जब हमने इसको फिर से राइट से लेफ्ट ले गए तो वर्क डन यहाँ पे बाई फ्रिक्शन लिख लीजिए, बाई फ्रिक्शन, क्योंकि हम यहाँ पे फ्रिक्शन का वर्क डन फाइंड कर रहे हैं। वर्क डन बाई फ्रिक्शन ड्यूरिंग राइट टू लेफ्ट, फिर से जब इसे राइट से लेफ्ट ले जाएंगे तो फिर से उतना वर्क डन होगा माइनस म्यू एम जी एल। ठीक, तो अगर हम टोटल वर्क डन निकालें, टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन द राउंड ट्रिप, ये एक राउंड ट्रिप है, इसको यहाँ से यहाँ लगे फिर यहाँ लगे, मतलब अब फिर से मैंने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, तो इसका जो टोटल वर्क डन होगा माइनस म्यू एम जी एल, -2 म्यू एम जी एल, दोनों को हम ऐड कर देंगे -2 एम जी एल लगेगा। मतलब कि एक राउंड ट्रिप में जो वर्क डन है वो वर्क डन फ्रिक्शन है उनको मिल गया -2 म्यू एम जी एल। ठीक है, अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल अपना। सपोज करो कि एक ब्लॉक है जो कि स्प्रिंग से अटैच है। ठीक, ये इसका मेन पोजीशन है, इसको हमने इलोंगेट किया तो फिर छोड़ दिया। तो आप देखेंगे जब इसे इलोंगेट करके हम छोड़ेंगे तो ये पार्टिकल है वो अपने मेन पोजीशन से होते हुए ये अंदर की तरफ आएगा विथ वेलोसिटी। सपोज करो इसमें उसकी वेलोसिटी होगी V0, तो V0 वेलोसिटी अपने मेन पोजीशन को क्रॉस करता है और फिर से जब अपने कंप्रेस पोजीशन पे आएगा तो फिर से वापस से बैक जाएगा इलांगेशन की तरफ। सपोज करो जब फिर वापस से बैक इलांगेशन की तरफ जाता है तो उसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो जाती है और वो बिकम होती है V1। तो अगर हम ऐसा करते रहें तो आप देखेंगे जितनी बार ये अपने मेन पोजीशन से ब्लॉक मूव करेगा उसी तरह उसकी वेलोसिटी होगी वो रिड्यूस की जाएगी। तो अगर हम इस ब्लॉक द्वारा वर्क डन निकालना चाहें, वर्क डन बाय ब्लॉक ड्यूरिंग राउंड ट्रिप इक्वल टू एक सेकेंड सब जो फोर्स लगेगा वो तो फोर्स लग रहा है हर इंस्टेंट के साथ की वेलोसिटी जो रिड्यूस हो रही है। ठीक है,
तो वेलोसिटी रिड्यूस मतलब काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो रही है। काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो रही है मतलब कि जो बॉडी का मोशन है वो भी रिड्यूस हो रहा है, ठीक। और अगर आप देखें तो अगर आप जो बॉडी थी वो जो स्टार्टिंग में अपने मीन पोजीशन में थी उसको हमने इलंगेट किया, फिर जैसे छोड़ दिया तो एक ऑसिलेशन के बाद फिर से अपने मीन पोजीशन पे आती है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है। अगर उससे हम इस बॉडी का फोर्स निकाल लेते हैं, सपोज करिए जिस पर रिजल्टेंट फोर्स सब ऐड करके ये आ रहा है, उसके बावजूद भी जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा। जो वर्क डन बाय ब्लॉक ड्यूरिंग रन ट्रिप हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल देखा। फर्स्ट एग्जाम्पल में देखना कि हमने राउंड ट्रिप के दौरान जो हमने ऑर्डर निकाला फ्रिक्शन का तो हमको मिला -2μmgl, ठीक है। और वही हमने जब वाटर में ब्लॉक निकाला इन राउंड ट्रिप तो हमको फोर्स मिला जीरो। तब ये दो एग्जाम्पल एक कंजर्वेटिव फोर्स का है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का है। और उससे पहले आपको डेफिनेशन देता हूँ, तो डेफिनेशन देख लीजिए। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब अगर वर्क डन बाय फोर्स ड्यूरिंग राउंड ट्रिप अगर जीरो जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव होगा, मतलब कि इफ वर्क डन if the work done by force during a round trip of system is always zero, the force is said to be conservative, otherwise it is called non-conservative। मतलब कि अगर एक राउंड सिस्टम के राउंड ट्रिप के दौरान जो फोर्स के द्वारा वर्क डन है अगर वो हमेशा जीरो है तो उस फोर्स हम कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। अदरवाइज अगर सब फोर्स जीरो नहीं हुआ तो हम कहेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देखें तो यहाँ पे हमको जो वर्क डन बाय ब्लॉक निकाले थे ड्यूरिंग द राउंड ट्रिप वो आया था जीरो, मतलब कि जो ब्लॉक की तरह वर्क डन हो रहा है जो ब्लॉक पे फोर्स लगेगा वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा। लेकिन उसी कंडीशन में अगर ऐसे फोर्स वर्क डन बाय फ्रिक्शन बात करें तो हमारा आया था -2mgl इंटू इन दी राउंड ट्रिप। जो फोर्स फ्रिक्शन है वो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इट मीन्स कि अगर हम जो ये कूलाम्ब फोर्स हुआ, कूलाम्ब फोर्स, ईएमएफ, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारे जो फोर्सेस होते हैं, स्प्रिंग फोर्स, ठीक, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, ठीक है। और फ्रिक्शन हुआ, जो फ्रिक्शन होता है ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है। और कंजर्वेटिव फोर्स का एक और डिफिनेशन होता है कि इफ़ द वर्क डन बाय फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल फाइनल स्टेट्स एंड नॉट ऑन द पार्ट टेकन इट इज़ कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब कि अगर किसी भी पार्टिकल का वर्क डन अगर वर्क डन बाय फोर्स जो है वो सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, ठीक, तो इसको हम कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। अगर उसी फोर्स द्वारा जो वर्क डन है वो उसके सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है ना उसके पाथ टेकन पे, तो उसको हम कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये हमारा डिफिनेशन हो गया कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का, ठीक है। डिफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है मतलब कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा UF माइनस UI फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव एफ वर्क डन माइनस W। वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट मतलब माइनस ऑफ इंटीग्रेशन I to F वेक्टर F डॉट
वेक्टर डी आर। ठीक है, तो हमको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल गया। तो होता है नेगेटिव अवॉइडन यू एफ माइनस यू आई इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट एफ आई टू एफ वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर। पोटेंशियल चेंज पोटेंशियल जो होता है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन नहीं होता है। पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन नहीं होता है। चेंज पोटेंशियल एनर्जी का हमको फॉर्मूला मिल गया यू एफ माइनस यू आई इक्वल टू माइनस एफ डब्ल्यू इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ओवर आई इक्वल आई टू एफ वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर। अब अगर हम बात करें कि अगर एक सिस्टम में सपोज करते हैं कि एक सिस्टम है जिसमें कि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है, जो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है। ठीक है, और जो इसका एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो या फिर उसके द्वारा जो वर्क डन किया जा रहा है वो जीरो होगा। मीन्स की इफ सिस्टम हैव ओनली कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, अगर सिस्टम के अंदर कंजर्वेटिव फोर्स सिर्फ है, ठीक, और एंड नो एक्सटर्नल फोर्स, और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, उस कंडीशन में जो यू एफ माइनस यू आई इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इक्वल टू ये माइनस ऑफ चेंज काइनेटिक एनर्जी, मतलब के एफ माइनस के आई। इसको हम अगर के एफ किधर लेके आए तो यू एफ प्लस के एफ इक्वल टू हो जाएगा यू आई प्लस के आई। ठीक है, अब जो यू एफ प्लस के एफ इक्वल टू हो गया यू आई प्लस के आई। यू एफ प्लस के एफ इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं ई एफ, और यू आई प्लस के आई को लिख सकते हैं ई आई। इससे जो ई आई है ये होता है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इसको ई आई से डिनोट करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी को डिनोट करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी होता है वो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। मैकेनिकल एनर्जी ई इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ई इक्वल टू के प्लस यू। तो अभी मैंने देखा क्या था कि हमको मिला था यू एफ प्लस के एफ इक्वल टू यू आई प्लस के आई। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें इससे हमको एक प्रिंसिपल का पता चलता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि इफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इफ नहीं अबद्ध हुआ, इन दी टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट होंगे इफ इंटरनल फोर्स अगर कंजर्वेटिव हो, इंटरनल फोर्स इज कंजर्वेटिव, ठीक है, और एक्सटर्नल फोर्स कोई वर्क नहीं कर रहा हो, एंड एक्सटर्नल फोर्स डू नो वर्क। इसी को कहते हैं हम, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ये प्रिंसिपल होता है कि अगर
किसी पार्टिकल का और किसी सिस्टम का टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा वो कांस्टेंट रहेगा अगर उसका जो इंटरनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव है और एक्सटर्नल फोर्स कोई वर्क नहीं कर रहा है। हालांकि जो ये मैकेनिकल एनर्जी है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से डिफाइंड नहीं होती है। मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी डिफाइन नहीं होता है, पोटेंशियल डिफाइन होता है, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो इज स्टिल वैलिड फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए भी जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो वैलिड होता है। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम जाएँ तो जो फोर्स ऑल फोर्सेस इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस ऑफ ए सिस्टम इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सपोज करिए एक सिस्टम है, ठीक है, और सिस्टम का अगर हम सही फोर्सेस का ऑर्डर निकालें तो होगा WC वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स प्लस WNC वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस W एक्सटर्नल वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू होगा KF माइनस KI, ठीक है। अब अगर हम वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें तो जो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स होगा वो इक्वल टू होगा नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब UF माइनस UI। तो इसकी वैल्यू इस क्वेश्चन में हम पुट करें तो हमें मिलेगा, और WC क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके इसको सॉल्यूशन चल दिया है तो हमको मिलेगा WNC प्लस W एक्सटर्नल इक्वल टू KF प्लस UF माइनस KI प्लस UI। तो KF प्लस UF इक्वल टू था EF और KI प्लस UF इक्वल टू था EI, तो EF माइनस EI, ठीक है। अब अगर जो इंटरनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, मतलब कि यहाँ पर मैंने तो सारे फोर्स कंसिडर किए थे इक्वेशन को बनाने के लिए, इस इक्वेशन को बनाने के लिए हमने सारे फोर्स कंसिडर किए थे। WC जो था वो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स था जो कि नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर जो इंटरनल फोर्स है वो टोटली कंजर्वेटिव फोर्स है तो उस कंडीशन में जो वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा जीरो होगा, मतलब इफ इंटरनल फोर्स इज कंजर्वेटिव देन WNC इक्वल टू हो जाएगा जीरो। इट मीन्स कि हमको मिल गया W एक्सटर्नल इक्वल टू EF माइनस EI। तो इससे हम डिफिनेशन लिख सकते हैं कि द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी का, ठीक है। तो ये हमने कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी पढ़ लिया, वह एक्सटर्नल फोर्स द्वारा वर्क डन फाइंड कर लिया। अब हम समराइज, हम देखते हैं कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि किसी पार्टिकल का जो वर्क डन होगा वो इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की, मतलब कि W इक्वल टू होगा डेल्टा K के। हमने और क्या पढ़ा, सेकेंडली क्या पढ़ा है कि जो सिस्टम द्वारा जो वर्क डन है, किसी भी सिस्टम के द्वारा जो वर्क डन है एक्सटर्नल फोर्स दोनों को लेके वो भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होगा, मतलब कि वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम भी इक्वल टू होगा
चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी के। तीसरा हमने क्या पढ़ा कि अगर फोर्स कंजर्वेटिव है, ठीक है, तो जो फोर्स कंजर्वेटिव होगा, अगर जो वर्क डन है ड्यूरिंग राउंड ट्रिप जीरो है, अगर फोर्स ड्यूरिंग द राउंड ट्रिप ड्यूरिंग द राउंड ट्रिप वर्क डन जीरो नहीं है तो फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होगा। मतलब कि ड्यूरिंग राउंड ट्रिप if work done equal to 0 then conservative force, or if work done not equal to 0 then non conservative force। चौथा हमने पढ़ा, ये तीसरा हमने पढ़ा। चौथा पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि जो चेंज पोटेंशियल सिस्टम होता है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन, जहाँ पे जो वर्क डन है वो कंजर्वेटिव इंटरनल प्रोसीजर होगा। मतलब कि चेंज पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा पी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन माइनस डब्ल्यू, और जो वर्क डन है वो बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक, हमने पाँचवा पॉइंट देखा तो क्या पढ़ा हमने पाँचवा पॉइंट पढ़ा कि अगर एक्सटर्नल फोर्स, किसी सिस्टम में जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है वो जीरो है और इंटरनल फोर्स कंजर्वेटिव है, तो जो उस सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, ठीक, इंटरनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक, देन जो मैकेनिकल एनर्जी होगा ई वो कांस्टेंट रहेगा, और इसी कहते हैं हम दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप सारे इस पॉइंट्स की याद रखिएगा, ठीक है। अब छठा हमने क्या पढ़ा, छठा पॉइंट हमने ये पढ़ा कि अगर इंटरनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव हो तो जो मैकेनिकल एनर्जी होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। इफ़ इंटरनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव देन मैकेनिकल फोर्स नॉट कांस्टेंट, ठीक है। तो हमने अब छठा पॉइंट देख लिया, अब सातवां पॉइंट देखते हैं। तो हमने सातवां पॉइंट क्या पढ़ा कि अगर इंटरनल फोर्स कंजर्वेटिव है और वर्क डन बाई, अगर इंटरनल फोर्स कंजर्वेटिव है तो जो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स होगा वो इक्वल टू होगा चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी का। मतलब कि अगर इंटरनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू होगा चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के, डेल्टा ई के। तो ये हमने 7 पॉइंट्स अब तक हमने पढ़े हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, चेंज पोटेंशियल एनर्जी इन रिजिड बॉडी। मतलब अगर एक रिजिड बॉडी का मोशन हो रहा है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज होगा उसको हम देखेंगे। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी मोशन, ठीक है। सपोज करो कि एक ब्लॉक रिजिड बॉडी है जो एक मोशन कर रहा है, ठीक, इसमें एक पार्टिकल है ए और एक पार्टिकल है बी, दोनों सिर्फ मोशन कर रहे हैं। सपोज करिए जो पार्टिकल ए है, ए एक्ट फोर्स ऑन बी, ए बी फोर्स लगा रहा है वेक्टर एफ बी ए, ठीक है, और बी ए पे फोर्स लगा रहा है वेक्टर एफ ए बी, तो दोनों चार्ज पार्टिकल्स, ठीक। लेकिन अगर इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट इन सेम डायरेक्शन होगा। तो सपोज करिए जो इनका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वो वेक्टर डी आर ए एंड वेक्टर डी आर बी है, ठीक है। तो अगर हम टोटल वर्क डन निकालें सिस्टम का, वर्क डन में इंटरनल फोर्स, तो डब्ल्यू इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर एफ ए बी
dot DRA plus vector FBA dot DRB। हालांकि इन दोनों डिस्प्लेसमेंट होगा वो इक्वल होगा, तो DRA और कांस्टेंट ले ले तुमको मिल जाएगा W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ FAB वेक्टर FAB प्लस वेक्टर FBA इन ब्रैकेट DRA। ठीक है, तो FAB प्लस FBA इक्वल टू द जीरो, तो इक्वल टू जीरो मतलब कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स आ गया जीरो। इट मीन्स कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो रेट बॉडी मोशन में वो जीरो, मतलब चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी इन रेट बॉडी मोशन जीरो। क्योंकि जो चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी है वो सिर्फ पार्टिकल्स का सेपरेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, और आगे तो उनको सेपरेशन बढ़ेगा नहीं, उनको वो फोर्स बढ़ेगा नहीं, चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी होगा नहीं। और इस कंडीशन में जो पार्टिकल का बीच जो सेपरेशन है वो बढ़ नहीं रहा है, इसलिए इस बॉडी इसका चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। इस बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी होगा लेकिन चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी वो जीरो है। तो ये हो गया चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लूइड बॉडी मोशन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। अब सपोज करिए कि कोई एक ब्लॉक है जो कि अर्थ के सरफेस से एट हाइट एच पे है। ठीक है, इस बॉक्स का मास अगर m है तो इसे फोर्स लगेगा नीचे की तरफ mg। ठीक है, तो अगर हम वर्कडन निकालें बाई ब्लॉक तरफ वर्कडन कितना होगा एट हाइट एच पे, मतलब कि जो ब्लॉक है वही सरफेस दूर जाएगा, ना कि सरफेस ब्लॉक से दूर जाएगा। ठीक है, तो अगर हम वर्क डन बाय सिस्टम निकालें इक्वल टू होगा फोर्स mg हाइट h। ठीक, और इन दोनों के बीच के एंगल cos 180 डिग्री, क्योंकि दोनों एक्सिस के अपोजिट हैं। ठीक है, तो फाइनली वर्क इक्वल हो जाएगा माइनस mgh। मतलब कि अगर इससे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफिनेशन देखें, ठीक है, तो इफ ब्लॉक ऑफ मास m एट हाइट h, अगर ब्लॉक m हाइट h है फ्रॉम अर्थ सरफेस है। ठीक है, ठीक, जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी अर्थ प्लस ब्लॉक सिस्टम की, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम मीन्स अर्थ प्लस ब्लॉक। ठीक, ब्लॉक जो होगा वो इंक्रीज्ड बाई mgh, और इसी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कि अगर जो ब्लॉक है हाइट h पे, जो सबऑर्डन है वो माइनस mgh है, और इसी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर h इंक्रीज करेगा, अगर h जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज करेगा, और h जो है डिक्रीज करेगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो सिंपल सा होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए ब्लॉक इज इक्वल टू, सॉरी, अगर हम इस बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ ब्लॉक एंड अर्थ is equal to if the block at height h is equal to the force on the block multiplied by the height of block from the earth surface is
कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर हमने EMGH निकाला था, तो EMGH जो है वो इस ब्लॉक की इनक्रीज पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि विथ MGH वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। अगर H डिक्रीज हो रहा है तो MGH की वैल्यू डिक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, और H इंक्रीज हो रहा है तो MGH की वैल्यू भी इंक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंप्रेस्ड और एक्सटेंडेड स्प्रिंग देखते हैं। अगर एक स्प्रिंग है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ compressed और elongated स्प्रिंग, मतलब कंप्रेस्ड या फिर elongated स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इसको देख लेते हैं हम। सपोज करो कि एक स्प्रिंग जो कि वॉल से अटैच है, ठीक, और स्प्रिंग से एक ब्लॉक अटैच है। ठीक है, ये अपने मेन पोजीशन x=0 पे है, इसका नेचुरल लेंथ L है और ये जो है मासलेस है। ठीक है, अगर इसको हम इलांगेट कर रहे हैं तो ये अपने मेन पोजीशन x=0 से x पे आ रही है। ठीक, ये 0 to x जा रही है। ठीक है, तो अगर इस पर हम फोर्स ऑन स्प्रिंग कंसिडर करें, ठीक, अगर हम इस स्प्रिंग को लगने वाला फोर्स मतलब फोर्सेस ऑन स्प्रिंग, तो स्प्रिंग में जो पहला फोर्स लगेगा फर्स्ट बाय वॉल टूवर्ड्स लेफ्ट तरफ लगेगा। ठीक, और दूसरा बाय ब्लॉक टूवर्ड्स राइट तरफ लगेगा। ठीक है, तो लेकिन जो वर्क डन बाय वॉल है इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज फिक्स्ड। वॉल जो वो फिक्स है, इसलिए इसको वर्क डन होगा 0 होगा, मतलब इसी ब्लॉक वर्क करेगा। ठीक है, मीन्स की वर्क डन इज ओनली बाई ब्लॉक। अगर हमको ब्लॉक का वर्क डन निकालना है तो मैं पहले हमको बताया कि जो फोर्स एक्ट ऑन स्प्रिंग इज इक्वल टू होता है K टाइम्स द स्प्रिंग इलांगेटेड और कंप्रेस्ड, मतलब कि K इंटू जितना इलांगेट या फिर कंप्रेस किया गया है वो इक्वल टू होता है फोर्स, मतलब फोर्स बाई ब्लॉक ऑन स्प्रिंग इक्वल टू होगा KX, जहाँ पे कि K जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। आल्सो KX जो होगा इज टेंशन ऑफ स्प्रिंग का टेंशन भी KX होगा। तो हमको ब्लॉक की तरह फोर्स लग रहा है वो मिल गया। ठीक, तो वर्क डन बाय ब्लॉक इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x KX dx। वर्क डन इक्वल होता है इंटीग्रेशन वेक्टर dr, तो यहाँ फोर्स KX है, dx मैंने ले लिया है। ठीक, और ये जो x कहाँ से कहाँ तक वो डिफरेंशिएट कर रहा है 0 to x, इसको हम सॉल्व करें तो मिलेगा 1/2 KX², मतलब कि जो वर्क डन बाई ब्लॉक है वो आगे 1/2 KX²। ठीक, हालांकि जो फोर्स है जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों एक डायरेक्शन में है, इसलिए वर्क डन पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये 1/2x² निकल गया, ये टोटल एक्सटर्नल फोर्स है। 1/2 KX² इज आल्सो टोटल एक्सटर्नल
वर्क डन, रोटेशनल वर्क डन। ठीक है, तो अगर हमने पहले ये बात की थी कि जो स्प्रिंग है वो मासलेस है। ठीक है, स्प्रिंग इज मासलेस, स्प्रिंग मासलेस है, इसीलिए जो काइनेटिक एनर्जी होगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया तो एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल टू होता है टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी हमको बचता है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इक्वल टू हो गया 1/2 kx²। तो ये हमने 1/2 kx² स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बात कर ली। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हमने इलांगेट किया है x डिस्टेंस पे, और हम ये x डिस्टेंस से कंप्रेस भी करेंगे तब भी हमारा वर्क डन इतना ही निकलेगा और पोटेंशियल एनर्जी इतना ही रहेगी 1/2 kx²। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक डिफिनेशन बता देता हूँ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनेशन। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग कॉरेस्पॉन्ड्स टू द इंटरनल फोर्सेज बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द स्प्रिंग when it is stretched or compressed. This is called elastic potential energy. तो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन हो गया। ठीक, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को हम स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं और स्ट्रेन एनर्जी भी हम कहते हैं। ठीक है, तो हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग बात कर ली, हमको क्या मिल गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज 1/2 kx², वेयर जहाँ पे कि x इज इलांगेशन और कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, तो वो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग मिल गया 1/2 kx², जहाँ पे जो x है वो इलांगेशन ऑफ स्प्रिंग है, कंप्रेशन है स्प्रिंग का। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर वर्क एनर्जी ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो लाल आइकन है उसको किसी तरह क्लिक हो जाना चाहिए। ठीक है, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें, जैसे जैसे मैं वीडियोस बनाऊं आप तक पहुंचते रहें और आप आसानी से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि हमारा है सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़, जय हिंद।